वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? अब शुरू होती है असली कहानी। एक समय था जब भारत में चलता था आईपीसी, लेकिन अब देश का कानून बदल चुका है और अब शुरू हो चुका है बीएनएस 2023 का युग। वीडियो में बीएनएस के साथ खेलेंगे, पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉप बीएनएस की धारा जो बार बार एग्जाम में आता है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। मेरे सारे वीडियो देख लिया तो मास्टर बना दूंगा, सिलेक्शन दिला दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराधों से हमारे स्रोत में दो धाराएं दी गई हैं, धारा 126 और धारा 127। हाँ, अवरोध और परिरोध वाली धाराएं। बिल्कुल। अब नोट्स में इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सच कहूं तो ये शब्द पढ़ते ही मेरी जुबान लड़खड़ा गई। आम इंसान के लिए तो ये शब्द डराने वाले ही होते हैं। कि बांधा या बांधा नहीं, और 6 यानी छोड़ना, दोनों को मिला दें तो 126 बनता है। बहुत ही रचनात्मक तरीका है याद रखने का, है ना? इसका मतलब है किसी को गलत तरीके से उसकी इच्छा के विरुद्ध रोकना, लेकिन बिना उसे शारीरिक रूप से बांधे। और वहीं धारा 127 के लिए ट्रिक है 12 यानी बांधा और 7 यानी साथ, मतलब 127, जिसका सीधा सा अर्थ है किसी को जबरदस्ती या बलपूर्वक साथ रखना या रोकना। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, इन दोनों में आखिर जमीनी फर्क क्या है? मान लीजिए किसी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, तो वो क्या होगा? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कानून केवल नतीजे को नहीं देखता, वो उस तरीके को भी देखता है जिससे वो नतीजा हासिल किया गया। मतलब नियत और तरीका दोनों। बिल्कुल। आपके उदाहरण को ही लेते हैं। अगर कोई किसी को एक कमरे में बंद कर देता है लेकिन उसे शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता या बांधता नहीं है, तो वो धारा 126 यानी सदोष अवरोध है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। हाँ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। यहाँ केवल रास्ता रोका गया है। इसके लिए कानून 1 महीने तक की जेल और जुर्माने की सजा तय करता है। लेकिन अब जरा परिदृश्य बदलिए। अच्छा। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कमरे में बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर 2 हथियारबंद लोग खड़े कर दिए। अब यहाँ सिर्फ रास्ता नहीं रोका गया है, बल्कि एक खौफ पैदा किया गया है। बाप रे। यहाँ बल प्रयोग और डर शामिल है। ये धारा 127 यानी सदोष परिरोध बन जाता है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कानून अवरोध और परिरोध के बीच के इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। और जब बात हमले और बल प्रयोग की आती है तो नोट्स में धारा 128, 129 और 130 को लेकर जो ट्रिक्स दी गई हैं वो मुझे बहुत मजेदार लगी। हाँ, वो बल और हमले वाली ट्रिक्स। धारा 128 यानी बल का प्रयोग। इसकी ट्रिक है 1 और 2 हाथ, मतलब दोनों हाथ लगाकर ज्यादा बल का प्रयोग करना, जैसे किसी को धक्का देकर जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा देना। और फिर 129। फिर आती है धारा 129 यानी आपराधिक बल। यहां ट्रिक है 1 और 2 हाथ नहीं बल्कि 9, जिसका मतलब है आधा बल, यानी ऐसा बल जो केवल सामने वाले को डराने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। और 130 वाली ट्रिक तो सबसे मशहूर है। हाँ, धारा 130 जो हमले की बात करती है, इसकी ट्रिक तो जिसने भी बनाई है उसे मान गया भाई। 13 और 0 यानी 13 मेरा शून्य। अब इस 13 मेरा शून्य का मतलब है कि अब बात आर पार की हो गई है, यानी हमला। बहुत ही सटीक ट्रिक है। लेकिन यहां भी मुझे एक चीज खटक रही है। क्या हमले का मतलब ये नहीं होता कि किसी को चोट लगे या खून बहे? मतलब बिना खून बहे हमला कैसे? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो लोगों के मन में होती है। धारा 130 जो हमले की बात करती है वो स्पष्ट करती है कि हमला साबित करने के लिए किसी का खून बहना या गहरी चोट लगना कतई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो फिर हमला शुरू कब होता है? कानून की नज़र में हमले की शुरुआत उसी क्षण हो जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे सामने वाले को ये पक्का विश्वास हो जाए कि उस पर बल प्रयोग होने वाला है। मतलब सिर्फ डराना काफी है? मान लीजिए सड़क पर किसी ने बेसबॉल बैट तान दिया। भले ही उसने मारा ना हो, लेकिन उसने मन में ये खौफ पैदा कर दिया कि वो मारने वाला है। कानून इसे धारा 130 के तहत हमला ही मानेगा। तो 128, 29 और 30 एक तरह का क्रम है। बिल्कुल।
धारा 128 सामान्य बल है, धारा 129 आपराधिक बल है जहां इरादा डराने का है, और धारा 130 हमला है। ये तीनों धाराओं का क्रम ये बताता है कि हमारा सिस्टम सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं करता कि किसी का सिर फूटे, वो उस इरादे और खौफ को भी अपराध मानता है। मतलब सिर्फ मुक्का दिखाना भी जेल पहुंचा सकता है। ये जानकारी तो सच में सबको होनी चाहिए। अब इसी खंड में एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरे परिवार को झकझोर देता है, व्यापाहरण और अपहरण। किडनैपिंग और एब्डक्शन, ये बहुत ही गंभीर अपराध है। हाँ, नोट्स में धारा 138 यानी अपहरण के लिए जो ट्रिक है वो बहुत ही आक्रामक है। तोरा हाथ यानी 13 और 8। ट्रिक ये है कि अगर कोई बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाए तो उसका हाथ तोड़ देंगे। सुनने में थोड़ी सख्त लगती है ये ट्रिक। मुझे भी थोड़ी हिंसक लगी, लेकिन सच कहूं तो याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है कि 138 मतलब अपहरण, जहां बहला कर ले जाया जाता है, और इसी से ठीक पहले है धारा 137 जो व्यापहरण से जुड़ी है, जिसका मतलब है जबरन या बलपूर्वक कहीं ले जाना। और ये आक्रामकता स्वाभाविक भी है। इसके लिए अधिकतम 7 वर्ष की जेल का प्रावधान है। समाज और राष्ट्र के विरुद्ध होने वाले अपराध। बिल्कुल। यहां धारा 143 का जिक्र है जो व्यक्ति की तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी है। इसके लिए जो मेमोरी ट्रिक दी गई है उसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो 143 वाली ट्रिक ना? हाँ, ट्रिक है 143 यानी वो पुराना आई लव यू वाला कोड जो हम पेजर के जमाने में इस्तेमाल करते थे। नोट्स में बताया गया है कि कैसे भोले भाले युवाओं को, खासकर ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को, प्यार के इस झूठे जाल में फंसाकर बड़े शहरों में ले जाया जाता है और फिर उनका शोषण होता है। बिल्कुल। और फिर उन्हें जबरदन मजदूरी या यौन शोषण के दलदल में बेच दिया जाता है। 143 के तहत सजा 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों से बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। श्रुत में धारा 147 और धारा 152 का जिक्र है। ये दोनों धाराएं सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने से संबंधित है। इसकी ट्रिक है 1 की और 47 सत्ता। लॉजिक यह है कि सरकार उसी की होती है जिसके पास सत्ता होती है। बहुत ही तार्किक ट्रिक है। और वहीं दूसरी तरफ है धारा 152 जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने से जुड़ी है। इसके लिए ट्रिक दी गई है 1 और 52, ब्राह्मण या प्रभु। इसका लॉजिक यह है कि एक प्रभु या संप्रभुता की रक्षा सबसे अहम है। दोनों ही बहुत संगीन मामले हैं। लेकिन मुझे यहां थोड़ा भ्रम हो रहा है। क्या सरकार के खिलाफ बोलना और देश के खिलाफ बोलना एक ही बात है? मतलब इन दोनों में फर्क क्या है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और कानून इन दोनों में बहुत स्पष्ट अंतर करता है। धारा 147 सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह या युद्ध की बात करती है, जैसे हथियारों के बल पर हमला करना। हाँ, हथियारों के बल पर सत्ता पलटने की कोशिश करना। लेकिन धारा 152 का दायरा बहुत गहरा है। ये केवल हथियारों से युद्ध की बात नहीं करती, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर चोट करने की बात करती है। जैसे कोई अलगाववादी विचार हो, समूह ऐसे विचार, फंड या आंदोलन फैलाता है जो देश के टुकड़े करने या उसकी एकता को तोड़ने का लक्ष्य रखते हैं, तो वो धारा 152 के दायरे में आता है। तो यहाँ हथियार नहीं, विचार खतरनाक है। हाँ, यहाँ हथियारों से ज्यादा खतरनाक वो विचार है जो देश की नींव को कमजोर करते हैं। इसलिए धारा 147 के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड और धारा 152 के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। बाप रे, ये तो सच में देश की बुनियाद से जुड़ा मामला है। चलिए अब राष्ट्र की सुरक्षा से थोड़ा नीचे आते हैं और रोजमर्रा की सार्वजनिक व्यवस्था की बात करते हैं, जिसका सामना एक आम नागरिक या एक पुलिस वाले को रोज करना पड़ता है। बिल्कुल, जो समाज का रोज का हिस्सा है। यहां मुझे 2 बहुत ही मजेदार ट्रिक्स दिखी। एक है धारा 170 जो रिश्वतखोरी से जुड़ी है। ट्रिक है 17 खतरा और 0, जिसका अर्थ है 0 रिश्वत। ये धारा सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने या चुनाव में वोट खरीदने जैसे अपराधों पर लागू होती है। और दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी है धारा 164 जो भगोड़ों को शरण देने से जुड़ी है, जैसे सेना से भागे किसी सैनिक को छिपाना। इसकी ट्रिक है 16 शरण और 4 चोर। इसकी सजा 2 वर्ष की जेल है। हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी अपवाद भी है। उसी पर आ रहा था। यहाँ नोट्स में एक एग्जाम ट्रैप दिया है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप उस अपवाद की बात कर रहे हैं जहाँ एक पत्नी अपने सैनिक पति को शरण देती है? हाँ, एकदम वही।
नोट्स में लिखा है कि अगर युद्ध से भागे हुए किसी सैनिक को कोई आम नागरिक शरण देता है तो वो अपराधी है, लेकिन अगर उसी सैनिक की पत्नी उसे अपने घर में शरण देती है तो उसे इस अपराध से छूट प्राप्त है। मतलब क्या सच में ऐसा है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो भीड़ और दंगे वाला हिस्सा। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही शानदार ग्राफ के जरिए समझाया गया है कि कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली भीड़ अचानक एक खूंखार दंगे में तब्दील हो जाती है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है पुलिसिंग के नजरिए से। पहला चरण है सिर्फ इकट्ठा होना, जो धारा 189 यानी गैर कानूनी जमावड़ा। ट्रिक है 1, 8 इकट्ठा और 9 नहीं, मतलब 189। गैर कानूनी मकसद से इकट्ठा नहीं होना है। और जब इसमें हिंसा जुड़ जाती है तब आता है दूसरा चरण, जब इस भीड़ में हिंसा जुड़ जाती है। यह है धारा 191 यानी बलवा, रियोटिंग। ट्रिक बड़ी रचनात्मक है। एक किनारा 9 नाव और एक किनारा मिलकर बना बालू, जिसे बलवा से जोड़ा गया है। बहुत बढ़िया। और फिर तीसरा चरण है धारा 194 यानी दंगा। ट्रिक है 194 धर्म, मतलब 194। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है, भीड़ तो रोज बाजारों में मेलों में इकट्ठा होती है, तो वो अपराध कब बन जाती है? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर भीड़ का मनोविज्ञान कैसे काम करता है और कानून उसे कैसे तौलता है। जैसा कि आपने कहा, लोगों का सिर्फ एक जगह इकट्ठा होना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। हाँ, मेले में तो सभी जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वो भीड़ किसी गैर कानूनी मकसद से इकट्ठा हुई है, जैसे किसी का रास्ता रोकने या किसी को डराने के लिए, और उसमें कोई हिंसा नहीं है, तो वो केवल धारा 189 यानी गैर कानूनी जमावड़ा है। सिर्फ जमावड़ा, कोई तोड़फोड़ नहीं। लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और उसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना खत्म हो जाती है। जैसे ही उस भीड़ के इरादों में हिंसा शामिल हो जाती है, जैसे ही वे किसी दुकान पर पत्थर मारते हैं या पुलिस पर हमला करते हैं, वैसे ही वो जमावड़ा धारा 191 यानी बलवा बन जाता है। तो हिंसा वो लाइन है जो सब बदल देती है। हाँ, यहाँ हिंसा वह विभाजक रेखा है जो अपराध की प्रकृति को पूरी तरह बदल देती है और सजा 2 से 5 वर्ष तक हो सकती है। और वो जो धारा 194 है, दंगा, वो बलवे से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। कानूनी भाषा में दंगा, जिसे अंग्रेजी में अफरे कहते हैं, और बलवा अलग अलग हैं। दंगा आमतौर पर सार्वजनिक स्थान पर 2 या अधिक लोगों के आपस में लड़कर शांति भंग करने से जुड़ा है। जैसे सड़क पर कोई मामूली लड़ाई हो जाए? हाँ, जैसे सड़क पर 2 गुटों का आपस में लड़ पड़ना, जिससे राहगीरों में दहशत फैल जाए। ये बलवे जितना बड़ा नहीं होता, इसलिए इसके लिए 1 महीने तक की जेल का प्रावधान है। मतलब भीड़ के हर कदम के लिए कानून ने एक अलग मीटर लगा रखा है। और जो लोग इस पूरी न्याय व्यवस्था की ही आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ एक खास धारा है, धारा 212, झूठी गवाही और साक्ष्य छिपाने वाली धारा। ये न्याय को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने से जुड़ी है। ट्रिक बहुत ही स्पष्ट और सख्त है। 2 और 12 मतलब 212। लॉजिक ये है कि अगर पुलिस या कोर्ट से झूठ बोलोगे तो वो 2 बार मौका नहीं देंगे। इस सिस्टम को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। नोट्स में एक उदाहरण है कि मान लीजिए किसी की हत्या हुई है, पर कोई जाकर पुलिस से कह दे कि अरे साहब, उसकी मौत तो सांप के काटने से हुई है। इस तरह से सच को छिपाना धारा 212 के तहत अपराध है, जिसके लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। मेजर ऑफेंस कैटेगरीज को बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों को कवर करने वाले हैं। 3 मेन कैटेगरीज। पहला है जीवन के विरुद्ध अपराध, जिसमें हत्या और आत्महत्या आते हैं। दूसरा है सार्वजनिक शांति और संगठित अपराध, जैसे मॉब लिंचिंग या आतंकवाद। हाँ, और तीसरा है शरीर के विरुद्ध अपराध, जिसमें मारपीट और एसिड अटैक शामिल हैं। देखिए, इन कैटेगरीज में कानून को बांटकर पढ़ना सच में एक ब्रिलियंट अप्रोच। धाराएं ट्रिक्स से कैसे याद होंगी, आइए देखते हैं। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ से मूल कानून शुरू होता है। हाँ, यहाँ बात हो रही है लीगल कॉन्सेप्ट्स की, और हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपराधिक मानववध, यानी जिसे इंग्लिश में कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। बीएनएस की धारा 100 में इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा कहती है कि किसी को जान से मारने का इरादा होना या इस बात का ज्ञान होना कि इस एक्ट से सामने वाले की मौत हो सकती है। और इस डॉक्यूमेंट में इसे याद रखने का एक बड़ा अनोखा तरीका दिया है। हाँ, ट्रिक ये है कि महाभारत में सबसे अधिक मानववध हुआ था, और वहां कितने कौरव थे? 100 कौरव। तो धारा 100 हो गई कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा। और धारा 105 में दी गई है इसकी सजा, जो 5 से 10 साल का कारावास है।
इसको लिंक करने की ट्रिक भी बड़ी जबरदस्त है। सजा किसने दी? 5 पांडवों ने। तो 100 और 5 मिलाकर हो गया 105। ये विजुअल हुक्स वाकई दिमाग में जल्दी रजिस्टर होते हैं। यहाँ विषय है हत्या यानी मर्डर। धारा 101। हाँ, धारा 101 में हत्या की परिभाषा है जहां प्री प्लान्ड और जानबूझकर ऐसा कार्य किया जाए जिससे मृत्यु हो ही हो। इसको दिमाग में छापने के लिए पीडीएस ने बड़ा अच्छा रेफरेंस यूज किया है। ट्रिक ये है कि परिवार शोक में डूबा। शोक साउंड्स लाइक 100 और उसके बाद एक ही रोना बचा। शोक और एक मिलाकर बन गया 101। और इसकी सजा है धारा 103 में आजीवन कारावास या मृत्युदंड। इसकी ट्रिक है शॉक यानी 100 + 3 बन गया 103। पर एक और पॉइंट है इसी पेज पर जो बहुत करंट है। धारा 103 सबसेक्शन 2। हाँ, धारा 103 ब्रैकेट में 2 जो मॉब लिंचिंग को दर्शाती है। ये तब लगती है जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा हत्या की जाती है। यहाँ डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से मौत और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, इन दो सेंसिटिव कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। सबसे पहले धारा 106 आती है यहाँ, जो लापरवाही से हुई मौत को डील करती है, जैसे डॉक्टर की लापरवाही या रैश ड्राइविंग। इसकी मेमोरी ट्रिक दी गई है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन में स्वच्छता नहीं रखी। स्वच्छ शब्द को थोड़ा फास्ट बोलें तो वो 106 जैसा साउंड करता है। स्वच्छ 106। उसके बाद है धारा 107 जहां किसी पागल या बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रावधान है। इसका मेमोरी हुक है कि बच्चे के मन में दहशत फैला दी। दहशत यानी 10 और 7 मिलकर हुए 107। और इसी के पैरेलल में है धारा 108 जिसमें किसी सामान्य समझदार व्यक्ति को उकसाना शामिल है। इसकी ट्रिक बड़ी एंटरटेनिंग है। शोले फिल्म का वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। अंग्रेज इस एक्शन को क्या बोलते हैं? सुसाइड। सुसाइड यानी 108 जो बन गया 108 है। हाँ, अटेम्प्ट्स यानी प्रयास की, किसी को मारने की कोशिश करना पर मौत ना होना। धारा 109 में हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर शामिल है। जैसे ए ने बी को गोली मारी पर बी बच गया। इसकी ट्रिक क्या है? डॉक्यूमेंट इसकी ट्रिक देता है, मारने की कोशिश की पर शव नो यानी शव नहीं बना। शव नो से नंबर क्लिक करता है 109। बहुत बढ़िया। उसके बाद है धारा 110 यानी आपराधिक मानव वध का प्रयास। उदाहरण के लिए 2 लोगों की बहस हुई। एक ने गुस्से में आकर सिर पर डंडा मारा, चोट आई पर इंसान बच गया। और इसकी ट्रिक? इसकी विजुअल ट्रिक ये दी गई है कि राम जी रावण का वध कर रहे थे। कब तक प्रयास करते रहें? जब तक 1 से लेकर 10 सिर नहीं कट गए। 1 से 10 यानी 110। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोनों ही सिचुएशंस में विक्टिम की जान बच गई, तो फिर इन दोनों के बीच आखिर कानूनी अंतर क्या है और सजा अलग क्यों है? हाँ, अटेम्प्ट तो दोनों ही है। इसका सीधा जवाब है पूर्व नियोजन यानी प्री प्लानिंग और इरादे की गंभीरता। हत्या के प्रयास यानी धारा 109 में अपराधी ने बाकायदा तैयारी की थी, वेपन लाया था और उसका सिंगल फोकस उसकी जान लेना था। वही, जबकि आपराधिक मानववध के प्रयास यानी धारा 110 में एक्शन अक्सर सडन प्रोवोकेशन में, अचानक गुस्से में होता है, जहां प्री प्लानिंग नहीं होती। हालांकि दोनों अपराध है, पर जस्टिस का डिमांड है कि प्री प्लान्ड अटैक को ज्यादा सख्ती से डील किया जाए। यहाँ डॉक्यूमेंट मॉडर्न डे क्राइम्स पर शिफ्ट होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट। धारा 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध आते हैं, जैसे बड़ी बैंक डकैती या सिंडिकेट चलाना। इसको याद रखने का लॉजिक बहुत सिंपल दिया है। संगठन में शक्ति होती है और कहावत है ना, 1 और 1 11, यानी 1 और 1 और 11 जो कंप्लीटली अलाइन होता है नंबर 111 से। नाइस। फिर आती है धारा 113 जिसमें टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकवादी कृत्य शामिल हैं, जैसे बम धमाका करना। इसकी फोनेटिक्स ट्रिक है, आतंकवादी को इंग्लिश में कहते हैं टेररिस्ट, जिसे अगर तोड़कर पढ़ें तो 13 रिस्ट सुनाई देता है। 13 यानी 13, तो सीधा नंबर निकला 113। हर्ट प्रोग्रेशन। यहाँ हर्ट प्रोग्रेशन यानी शरीर के विरुद्ध अपराध किस तरह चोट से लेकर अंग भंग तक बढ़ते हैं, इसकी सीढ़ियों को समझाया गया है। सबसे पहले आती है धारा 114 जिसमें किसी को साधारण चोट पहुंचाना या थप्पड़ मारना शामिल है। इसकी ट्रिक क्या दी है? इसकी सिंपल ट्रिक है, जरा चोट जो साउंड करता है 114 जैसा। फिर नेक्स्ट लेवल है धारा 115 जिसमें जानबूझकर मारपीट करना आता है। इसका मिनमोनिक है जरा पंच यानी 115। और सबसे गंभीर कैटेगरी आखिरी में आती है सबसे गंभीर कैटेगरी धारा 116 जिसमें घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट आता है।
इसकी ट्रिक है जरा छोरा, यानी 116। ये कीवर्ड बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टाइप है। घोर उपहति में कितने दिन का दर्द जरूरी है? 15 दिन। अगर 15 दिन से अधिक दर्द रहता है या कोई अंग भंग होता है तो वो घोर उपहति की डेफिनेशन में आएगा। ग्रीवियस हर्ट का ये 15 दिन का दर्द वाला पॉइंट प्योरली एक मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। कानून कहता है कि हम चोट की गंभीरता हवा में तय नहीं कर सकते। एक ऑब्जेक्ट मेजर। कानून अपराधी पर अपना शिकंजा कसता चला जाता है। एक आम थप्पड़ और किसी की हड्डी तोड़ देने को एक ही स्केल पर जज नहीं किया जा सकता, और यही प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये एकदम लॉजिकल प्रोग्रेशन है। अब आते हैं पेज नंबर। एसिड के प्रयोग से चोट पहुंचाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जो मिनिमम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक जा सकती है। इसको याद रखने का तरीका रेफरेंस है। चेहरे पर एसिड फेंका तो कैसा हो जाएगा? बुरा चेहरा। हाँ। बुरा से वर्ड निकला 12 और चेहरा या 4 से निकला 4, मिलकर हो गया 124। पर यहां एक और बहुत बड़ा अपडेट है। इस धारा में एक विशेष नियम जोड़ा है कि पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च अब अपराधी को देना होगा। Here's where it gets really interesting. और फ्रैंकली कानून का सबसे मानवीय चेहरा यही नजर आता। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी मिलेगा पूरा BNS सीरीज।